हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। पूरी दुनिया ने वेनेजुएला में ये साफ साफ देख लिया है कि अगर आप अमेरिका के इशारे पर नहीं चलते हैं तो अंजाम किस तरह लिखा जाता है। क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ अपने देश को चला रहे थे और इसी टकराव के बाद अब अमेरिका ने सीधा उनके देश के भीतर घुसकर उन्हें और उनकी पत्नी को उठा लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब रूस और चीन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी ये दोनों देश अपनी समर्थित मादुरो सरकार को बचा नहीं पाए, जिससे ये धारणा और मजबूत हो रही है कि अमेरिका का मनोबल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हो चुका है और आने वाले समय में वो ईरान, म्यांमार, अफगानिस्तान और कोलंबिया जैसे देशों में भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और ये संकेत दिए जा रहे हैं कि किसी भी समय वहां अमेरिका का विशेष सैन्य ऑपरेशन हो सकता है और खामेनेई को उठाया जा सकता है। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिंदा पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की गई वो किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की खतरनाक डेल्टा फोर्स ने अंजाम दी, जो पिछले 50 सालों में अमेरिका के लगभग हर बड़े सैन्य ऑपरेशन में शामिल रही है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर डेल्टा फोर्स के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके पूर्व सदस्यों और कई लीक रिपोर्टों में इससे जुड़े चौंकाने वाले खुलासे पहले ही सामने आ चुके हैं। और जब भी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना हो, किसी हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना या खत्म करना हो या फिर बंधकों को छुड़ाना हो, तो अमेरिका की यही डेल्टा फोर्स पूरी ताकत के साथ खूंखार ऑपरेशन कर किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करती है। यही वो फोर्स है जिसने इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मौत के घाट उतारा था। लेकिन वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने यह कार्रवाई की है, उसे देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही मादुरो को पकड़ लिया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेनेजुएला का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। क्योंकि अमेरिका की कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा कर दी है और उपराष्ट्रपति तुरंत एक्शन मोड में आ चुके हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जिंदा होने का प्रमाण और उनके ठिकाने की जानकारी देने की मांग शुरू कर दी है। वहीं पूरी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ सरकार बनाने की कोशिश होगी और ये कारनामा पहले भी हो चुका है, जिसका जिक्र आगे विस्तार से किया जाएगा। अमेरिका ने जो किया है उसके खिलाफ कोई खुलकर बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्यूबा, ईरान और रूस जैसे गिने चुने देश हैं जिन्होंने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। और यहीं से यह साफ हो जाता है कि दुनिया खामोश जरूर है, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं है। वहीं अमेरिका ने मादुरो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मानना मुश्किल है कि अमेरिका इस बार भी तख्ता पलट में सफल हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने वेनेजुएला में अपने समर्थित एक राष्ट्रपति को सत्ता पर बैठाया था, लेकिन कुछ ही घंटों में जनता ने उसे नकार दिया। जन समर्थन पूरी तरह उसके खिलाफ था और सेना ने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया था, जिससे पूरा खेल पलट गया था। अब इसी कड़ी में विस्तार से यह समझना जरूरी होगा कि 2002 में किस तरह अमेरिका ने एक झटके में वेनेजुएला के हाथ से सत्ता छीनकर अपने पसंदीदा राष्ट्रपति को बैठाया था, लेकिन सेना ने पलक झपकते ही बाजी पलट दी और एक बार फिर अमेरिका विरोधी सरकार का बोलबाला शुरू हो गया था। अब बताया जा रहा है कि 3 जनवरी की सुबह अमेरिका ने वही करने की कोशिश की जो 2002 में अधूरा रह गया था, लेकिन इसके बावजूद आगे क्या होगा ये अमेरिका को भी नहीं पता है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इस बार अमेरिका मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता सौंप सकता है, जो लंबे समय से देश के भीतर लोकतंत्र की आवाज बुलंद करती रही हैं और जिन्हें हाल ही में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए इस देश में सत्ता परिवर्तन 2 दशक पहले भी आसान नहीं था और इस बार भी आसान नहीं होने वाला है। और इसी पूरे घटनाक्रम को देखकर पूरी दुनिया को यह समझ आ गया है कि अमेरिका किस तरह अपने खिलाफ चल रहे देशों के शासन को उखाड़ फेंकता है। और ये सब देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इस वक्त भारत और भारत के प्रधानमंत्री पर कितना जबरदस्त दबाव होगा, जो लगातार अमेरिका के खिलाफ जाकर कदम उठा रहे हैं, रूस से तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका के कहने पर व्यापार समझौतों पर आंख बंद कर हस्ताक्षर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अमेरिका के इस दबदबे से परेशान है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना कर रही है, जहां किसी एक सुपर पावर की दादागिरी न चल पाए। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका ने कैसे पूरे वेनेजुएला के सत्ता को एक रात में ही हिलाकर रख दिया। तो 3 जनवरी 2026 की अंधेरी सुबह वेनेजुएला की राजधानी कराकस की नींद धमाकों से टूटी।
आसमान में नीचे उड़ते लड़ाकू विमान, जमीन पर कांपती इमारतें, बिजली गुल और हर गली में डर का साया। कुछ ही घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। यह हमला अचानक नहीं था, यह एक लंबी साजिश, लगातार दबाव और सालों की टकराव भरी राजनीति का विस्फोट था। वेनेजुएला और अमेरिका का रिश्ता 2 दशकों से टकराव से भरा रहा है। ह्यूगो चावेज के दौर से ही समाजवादी सत्ता और वॉशिंगटन के बीच खाई गहरी होती चली गई। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए और अमेरिका के साथ तनाव और तेज हो गया। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर भ्रष्टाचार, दमन और चुनावी धांधली के आरोप लगाए। कराकस ने पलटवार करते हुए इसे साम्राज्यवादी साजिश बताया। जैसे जैसे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था टूटी, लाखों लोग देश छोड़कर भागे और प्रतिबंधों का सिकंजा कसा गया, टकराव और कठोर होता चला गया। वेनेजुएला की असली ताकत उसके नीचे दबी है। दुनिया का सबसे बड़ा भारी कच्चे तेल का भंडार इसी देश में है। ओरिनोको ऑयल बेल्ट का तेल महंगा है, पर अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है। यही वजह है कि आर्थिक तबाही के बावजूद वेनेजुएला की भू राजनीतिक अहमियत बनी रही। प्रतिबंधों के बावजूद 2025 में तेल निर्यात बढ़ा। अमेरिका के लिए यह चिंता का संकेत था। जैसे जैसे वेनेजुएला ने चीन, रूस, भारत और तुर्की की तरफ झुकाव बढ़ाया, वॉशिंगटन को लगा कि उसका दबाव कमजोर पड़ रहा है। मादुरो सरकार ने सोने और खनिजों की खुदाई भी बढ़ाई, जिस पर अवैध नेटवर्क और हथियारबंद समूहों के आरोप लगे। अमेरिका ने दावा किया कि संसाधनों का पैसा अपराध को जिंदा रख रहा है। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी का केस दर्ज किया। उन्हें ड्रग नेटवर्क का सरगना बताया गया। इसी के साथ मादुरो को एक राष्ट्रपति से अपराधी की छवि में बदल दिया गया। 2024 के चुनावों के बाद अमेरिका ने मादुरो की जीत को मान्यता देने से इनकार कर दिया। जनवरी 2025 में शपथ के साथ ही उन्हें अवैध शासक घोषित कर दिया गया। इन आरोपों के साथ इनाम, प्रतिबंध और सैन्य दबाव लगातार बढ़ता गया। 2025 के अंत तक अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन में नावों पर हमले शुरू कर दिए। ड्रग तस्करी के नाम पर दर्जनों जहाज तबाह किए गए। दिसंबर में पहली बार अमेरिकी ड्रोन ने वेनेजुएला की जमीन पर हमला किया। इसके बाद युद्धपोत, लड़ाकू विमान और विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए। संदेश साफ था कि निर्णायक कार्रवाई आने वाली है। 3 जनवरी की सुबह हमला हुआ। कराकस, मिरांडा, अरागुआ और ला गुआयरा में धमाके गूंजे। सैन्य ठिकानों पर आग लगी। कुछ ही घंटों में ट्रंप ने घोषणा की कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और अमेरिका ले जाया गया है। ये दृश्य 1989 के पनामा ऑपरेशन की याद दिलाने वाला था। वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला बताया, आपात स्थिति घोषित की और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने सत्ता संभालने की बात कही, पर राजधानी में भ्रम और डर का माहौल बना रहा। क्यूबा, ईरान और रूस ने हमले की निंदा की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अमेरिका का समर्थन किया। लैटिन अमेरिका फिर से अमेरिकी सैन्य दखल के दौर में लौटता दिखा। मादुरो की गिरफ्तारी के साथ वेनेजुएला सत्ता शून्य में खड़ा है। आगे क्या होगा, कौन नियंत्रण संभालेगा और ये मिसाल दुनिया को किस तरफ ले जाएगी, ये आने वाले दिन तय करेंगे। ये हमला एक रात का नहीं था। ये तेल, सत्ता और ताकत की लंबी कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय बन चुका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि 2002 में अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट करवाने में बुरी तरह फेल कैसे साबित हो गया था। तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि मादुरो सरकार लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचल रही थी और चीन तथा रूस जैसे देशों के साथ खड़ी होकर अमेरिकी हितों को चुनौती दे रही थी। काराकस की सड़कों पर धुआं था और सत्ता के गलियारों में डर का सन्नाटा था। इस कहानी की जड़ में एक नाम है, ह्यूगो चावेज। वही नेता जिसने वेनेजुएला की राजनीति की दिशा मोड़ दी। चावेज ने निकोलस मादुरो को सिर्फ अपना उत्तराधिकारी नहीं बल्कि सत्ता का दर्शन सौंपा। मादुरो को उपराष्ट्रपति बनाकर चावेज ने साफ कर दिया था कि अगली लड़ाई उसी के कंधों पर होगी। जब चावेज की मृत्यु हुई तब मादुरो ने सत्ता संभाली और उसी राह पर चल पड़ा। समाजवादी सोच, अमेरिका विरोधी रुख, तेल पर सरकारी नियंत्रण, यही वजह रही कि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लगातार जहरीले होते चले गए। अब जरा पीछे चलिए। 2002 में वेनेजुएला ने वो दिन देखा जब सत्ता कुछ घंटों के लिए फिसल गई। सेना के कुछ अफसर, कारोबारी संगठन, यूनियन नेता सब मिलकर ह्यूगो चावेज को हटाने की कोशिश में उतर आए। राजधानी में विरोध मार्च हिंसक हो गया। गोलियां चली, कई लोग मारे गए। राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस के आसपास खून बहा। सेना के एक हिस्से ने चावेज को गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी नेता पेड्रो कारमोना ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
बताया गया कि ये कारोबारी नेता अमेरिका के बेहद करीबी थे। संसद और सुप्रीम कोर्ट को भंग कर दिया गया, लेकिन ये अमेरिका समर्थित सत्ता का नशा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। वेनेजुएला की सड़कों ने इतिहास बदल दिया। चावेज समर्थक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सेना का बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के साथ खड़ा हो गया। काराकस से लेकर देश के कोने कोने तक विद्रोह फूट पड़ा। महज 47 घंटे में तख्ता पलट ढह गया। चावेज वापस सत्ता में लौटे। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया। बाद में चावेज ने एक भारतीय मूल के पादरी का जिक्र किया जिसने उनकी जान बचाने में मध्यस्थता की थी। ये घटना वेनेजुएला की सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अब सुनिए कि उच्चायुक्त को वापस बुलाने के बाद बांग्लादेश में कैसे फिर से हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं और कैसे अब खुद बांग्लादेश ने भारत के अंदर हो रहे माइनॉरिटी पर झूठे हमले की बात करनी शुरू कर दी है। तो नए साल की पूर्व संध्या पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय एक बार फिर खौफ के साए में आ गया। एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर चाकू से गोदा और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये घटना बीते 2 हफ्तों में हिंदुओं पर हुआ चौथा बड़ा हमला है। ये वारदात बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के केयूरभंगा बाजार इलाके की है। पीड़ित फार्मेसी की दुकान बंद कर घर लौट रहा था। रात करीब 9 बजे रास्ते में घात लगाए बैठे उपद्रवियों ने उसे घेर लिया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हमलावरों ने पहले लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया। इसके बाद शरीर पर पेट्रोल उड़ेलकर आग के हवाले कर दिया। जलता हुआ शरीर लेकर पीड़ित ने किसी तरह पास के तालाब में छलांग लगा दी। पानी में कूदने से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और तुरंत शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब तक ना तो हमलावरों की पहचान कर पाई है और ना ही हमले की ठोस वजह सामने आ सकी है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। यह हमला अकेली घटना नहीं है। इससे एक दिन पहले मायमनसिंह में एक हिंदू सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात था। हत्यारे ने गोली चलाने से पहले उसे डराने वाले शब्द कहे और फिर ट्रिगर दबा दिया। इससे पहले अमृत मंडल नाम के युवक को कथित उगाही के आरोप में पीट कर मार डाला गया था। उससे कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या ईश निंदा के आरोप लगाकर कर दी गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी बीच बांग्लादेश ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए ऐसा सुर अपनाया है जो सीधा पाकिस्तान की स्क्रिप्ट से मिलता दिखता है। यूनुस सरकार का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब खुद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले, आगजनी, लिंचिंग और डर का माहौल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने भारत में मुस्लिम और ईसाई समुदायों पर कथित बड़े पैमाने पर हिंसा का आरोप लगाया और जांच की मांग कर डाली। क्रिसमस के दौरान हमलों का जिक्र करते हुए भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए गए। बयान का समय और भाषा साफ इशारा कर रही है कि ढाका अब कूटनीति में कराची की राह पर बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश में हो रहे इन हमलों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक माहौल भी बेहद तनावपूर्ण है। एक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात और बिगड़े हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हत्या के आरोपी भारत भाग गए। इसी बहाने विरोध प्रदर्शनों को खुला हिंदू विरोधी रंग दे दिया गया। भारत सरकार ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जारी दुश्मनी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा अब केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रही, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता और मानवीय मूल्यों पर बड़ा सवाल बन चुकी है।